सब। होप आप बेस्ट होंगे। आज हम अपने प्रीवियस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और मैंने लिखा है कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। क्या इसमें आपने दो तरह का पढ़ा है। पहले तो आप जान लो कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम क्या लिखते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और सेकेंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर को ही आप सिस्टम कर सकते हो। अब इसमें देखिए सॉल्वेबिलिटी कंडीशन में आपने दो तरह का पढ़ा हुआ है। एक पढ़ा है फर्स्ट आपने पढ़ा है क्या, कंसिस्टेंट का। कंसिस्टेंट मींस कंटेनिंग सॉल्यूशन। और कंसिस्टेंट में आपने पहला पढ़ा है क्या, यूनिक सॉल्यूशन। कि यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा कब, जब क्या होगा, इफ a1 by a2 नॉट इक्वल होगा b1 by b2 के। फर्स्ट है। और सेकेंड आपने पढ़ा हुआ है इसका क्या, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब, जब इफ a1 by a2 इक्वल b1 by b2 और इक्वल c1 by c2 के। देख लो कंसिस्टेंट होगा कब, जब यूनिक सॉल्यूशन होगा और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। यूनिक तब होगा जब इन दोनों का रेशियो इक्वल नहीं आएगा और इनफाइनाइट होगा जब तीनों इक्वल आएगा। और इसके ग्राफ के बारे में भी आपने पढ़ा है कि इसका ग्राफ क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा, मतलब वो एक पॉइंट पर कट करेगा। और इसका ग्राफ आपने पढ़ा है कि क्या, कोइंसाइडिंग लाइंस होगा, मतलब एक लाइन के ऊपर से दूसरा पास करेगा। ओके। और सेकेंड टाइप है हमारा किसका, इनकंसिस्टेंट का। इनकंसिस्टेंट में सिंगल क्या, इसका है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब, जब a1 by a2 इक्वल है b1 by b2 के और नॉट इक्वल है c1 by c2 के। ओके, तब इनकंसिस्टेंट मींस नो सॉल्यूशन आपने पढ़ा है। और इसका ग्राफ लाइन के बारे में भी मालूम है कि इसका ग्राफ लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा, चाहे जैसा भी जाएगा लेकिन वो एक दूसरे के पैरेलल होगा और कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो यह हमारा कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह से होंगे, कैसे बनेंगे, उस बात करते हैं क्वेश्चन की। मैंने लिखा एक्सरसाइज 3D ऑफ आर.एस. अग्रवाल। फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज ए यूनिक सॉल्यूशन एंड सॉल्व इट। पहले हमको शो करना है कि ये यूनिक सॉल्यूशन इसका होगा या नहीं। तो आपको मालूम है यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन आपने पढ़ा हुआ है। और उससे पहले एक बात आप जान लो, मैंने बोला कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में और सॉल्वेबिलिटी कंडीशन में आप जब भी सोल्व करो तो कांस्टेंट पार्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखो, क्योंकि हमारा जनरल जो फॉर्म है यही ना है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल। इसलिए हमेशा हम इसको लेफ्ट में लिखेंगे ताकि हमारे कंडीशन को फुलफिल करे और उसको हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। देखो इसको लेफ्ट में कर दीजिए, इधर आएगा तो -12 इक्वल टू 0 और इधर आया तो -4 इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो इसमें कह रहा है कि शो करिए कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या नहीं, और यूनिक होगा देन सोल्व इट, अदरवाइज नो नीड टू सोल्व इट। तो पहले चेक करो, रेशियो फाइंड करते हैं। a1 by a2 कितना आएगा, 3/5 और b1 by b2 का वैल्यू आ रहा है 5/3। हो गया। a1 by a2
कितना आया, b1/b2 5/3 आया, 3/5 है और 5/3 है। देख लो दोनों इक्वल नहीं है तो लिखेंगे we see that a1/a2 is not equal to b1/b2। दोनों इक्वल नहीं है तो दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, hence it has what, it has यूनिक सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन यूनिक होगा। ओके यही ना है कि दोनों का रेशियो इक्वल नहीं है तो इसका सॉल्यूशन होगा यूनिक, यही शो करना था हमको। और कह रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन है देन सोल्व इट। अब आप इसको सोल्व कर लो, जो मेथड आपको पसंद आए। ग्राफ से बनाना है तो ग्राफिकली भी इसको फाइंड कर सकते हो, आपने अलजेब्रिक का 3 पढ़ा है उस तीनों का यूज कर सकते हो, या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का यूज कर सकते हो, या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से जो फॉर्मूला हमने ऑब्टेन किया है उस फॉर्मूला का यूज करके, यानी 4-5 मेथड जो भी आप जानते हो या जो आपको इजी लगे उसका यूज करके आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो और सोल्व करने आपको आता है। तो चेक इसी तरह से करेंगे और आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है कि k का वैल्यू फाइंड करो और इसका कंडीशन दिया हुआ है कि इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, मींस फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच सिस्टम ऑफ गिवन इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। मींस पहले से डिस्क्राइब किया हुआ है कि इसका सॉल्यूशन कैसा है, इसका सॉल्यूशन है यूनिक। और यूनिक सॉल्यूशन में देखो हर जगह कांस्टेंट टर्म है, मींस एक्स वाई का कोफिशिएंट यहाँ कांस्टेंट और यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट के क्या है, मिसिंग है। इसी के का वैल्यू फाइंड करना है और कंडीशन दिया हुआ है कि इस इक्वेशन के पास यूनिक सॉल्यूशन है। तो कैसे लिखेंगे, देखो पहले लिखेंगे फॉर यूनिक सॉल्यूशन। फॉर यूनिक सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, वी मस्ट हैव, यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमारे पास होने चाहिए कंडीशन क्या, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यही ना है। अब इस वैल्यू इसका प्लेस कर दो तो क्या होगा, 2/k इज नॉट इक्वल 3/-6। अब इससे k का वैल्यू फाइंड करिए आप, देखिए इंप्लाइज 3k इक्वल नॉट टू -12। ओके आप कहोगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई में अप डाउन करते हैं, जरूरी नहीं है, वो सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का यूज करेंगे तभी। जनरली इक्वेशन को सोल्व करने में हम लोग जो मिसिंग वैल्यू होता है उसको हम लोग जनरली लेफ्ट में रखते हैं ताकि हमारा कांस्टेंट वैल्यू राइट साइड में निकल जाए। देखिए तो 3k -12, दिस मीन्स k नॉट इक्वल टू -12/3 मीन्स k नॉट इक्वल टू -4, 3 4 जा 12। देखिए तो k का वैल्यू निकला नॉट इक्वल टू -4। जनरली ये बोला जाता है कि आप फाइंड करो वैल्यू तो हम लोग इक्वल वैल्यू फाइंड करते हैं, जैसे एक्स वाई जेड या कोई भी वैल्यू फाइंड करना होता है तो हम इक्वल टू में फाइंड करते हैं, और यहाँ के का वैल्यू नॉट इक्वल में आ रहा है तो बोला जाएगा कि भाई के का क्या वैल्यू होगा। तो आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि के का वैल्यू -4 नहीं होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताओ कि के का कौन सा वैल्यू डालेंगे कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इसका सॉल्यूशन हो जाएगा यूनिक। तो यहां पर आ रहा है के नॉट इक्वल टू -4, इट मींस कि के सारे वैल्यू होंगे -4 को छोड़कर। इसका आंसर कैसे करेंगे हम लोग, देखेंगे क्या, देखो लिखेंगे ऑल रियल वैल्यूज। हम लोग को तो सिर्फ रियल नंबर ही पढ़ना है, इसलिए लिखेंगे
ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट कितना -4। ये किसका वैल्यू है? ये वैल्यू है हमारा के का, कि के इक्वल टू सारे रियल वैल्यू होंगे -4 को छोड़कर। देखो क्यों, यहां पर आप चेक कर दो, अगर -4 डालते हो तब क्या आएगा? -4 डालने पर आएगा A1/A2 का रेशियो 2/-4 मीन्स -1/2, और इसका वैल्यू आएगा 3/-6। ये भी आ रहा है -1/2, 3×6, देख रहे हैं? तो दोनों केस में इक्वल आ रहा है, मीन्स कि -4 डालने पर ये दोनों टर्म यानी कि A1/A2 और B1/B2 का रेशियो हो जाएगा इक्वल। तो उस केस में यूनिक सॉल्यूशन नहीं रहेगा, इसीलिए इसका वैल्यू नॉट इक्वल टू -4, जिसको इस तरह से लिखा जाएगा ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -4। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, और 12 में देखो, इसमें भी पहले ही मैंने बोला कि कांस्टेंट पार्ट को हमेशा कहां रखो? लेफ्ट पोर्शन में। 0 -10 इक्वल टू 0, ओके। और इसमें दो कंडीशन रिक्वायर्ड है कि के किस वैल्यू के लिए। देखिए इसमें भी फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट मिसिंग है, के दिया हुआ है, उसी का वैल्यू फाइंड करना है। और इसमें दो कंडीशन चाहिए, एक यूनिक सॉल्यूशन के लिए के का वैल्यू क्या होगा, और एक नो सॉल्यूशन के लिए के का वैल्यू क्या होगा। देखो उसी तरह लिखेंगे कि फॉर व्हाट, फर्स्ट नंबर, फॉर यूनिक सॉल्यूशन वी मस्ट हैव व्हाट, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। देख लो यही ना कंडीशन है। तो A1/A2 के जगह पर K/3 नॉट इक्वल टू 2/-4 सॉल्व कर दीजिए। -4 के नॉट इक्वल टू 6, देयरफॉर के नॉट इक्वल टू 6/-4, यानी क्या हुआ, के नॉट इक्वल -3/2। जनरली माइनस को हम लोग, ये क्या है, रेशनल नंबर है, और रेशनल में निगेटिव को हम लोग ऊपर में लिखते हैं, यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है रेशनल नंबर का। तो देखो यहां भी आया के नॉट इक्वल टू दिस, हमको के इक्वल में लिखना है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में बताया मैंने आपको कि इसमें लिखेंगे कि ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट दिस वन, इसको छोड़कर तब आपका एक्यूरेट होगा। तो यह है यूनिक सॉल्यूशन के लिए। और सेकेंड कंडीशन है हमारा नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन में भी उसी तरह जो कंडीशन होता है उस कंडीशन को आप प्लेस करो। सेकेंड पार्ट लिखेंगे फॉर नो सॉल्यूशन वी मस्ट हैव व्हाट, A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, और नॉट इक्वल होता है C1/C2 के। आप अपनी सुविधा के लिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 यहां पर लिख लेंगे ताकि आपको कोई वैल्यू मिस नहीं हो। देखो तो हमको वैल्यू चाहिए किस में, इक्वल टू में। इसका लिखने का रूल बताया मैंने कि इसका आएगा के इक्वल टू ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट व्हाट, सारे रियल वैल्यूज में से -3/2 को लिख। इस तरह से भी आप लिख सकते हो। देखो इसको उतना लिखने के बजाय आप ये भी लिख सकते हो के इक्वल टू R -3/2, मीन्स कि सारे रियल वैल्यूज होंगे और -3/2 नहीं होंगे, ऐसा भी आप लिख सकते हो। ओके, और इसका है कि ये दोनों इक्वल होगा, थर्ड रेशियो इक्वल नहीं होगा। डाल के देखो A1/A2 के जगह पर K/3 इक्वल टू B1/B2, तो 2/-4
इससे हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि C1/C2 पर -5/10 है और वहां पर तो k है नहीं, इसलिए इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमको तो वैल्यू चाहिए इक्वल में, तो बस आ गया क्या, -4k = 6 और k = कितना, -6/4 यानी -3/2। यही हमारा k का वैल्यू हो गया किसके लिए, नो सॉल्यूशन के लिए। यानी कि k के जगह पर -3/2 यहां पर डालोगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। देख लो, -3/2/3 फिर 2/4 वैल्यू डालने पर सेम आएगा ये दोनों, और ये तो इक्वल आएगा नहीं क्योंकि 5/10 1/2 है। हमें सिर्फ k के वैल्यू से मतलब है, तो इस तरह से आप सोल्व कर सकते। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन नंबर 15, 2x 3y 7 और यहाँ k-1xk + 2y = 3k। पहले ही मैंने बोला कि कांस्टेंट पार्ट शुड बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, =0 करो। यहां भी इसको लेफ्ट ले लो और इसको 0 करो। इस फॉर्म में आ गया। ध्यान रखना है कि हमारा जो फॉर्म है वही मेंटेन होना चाहिए। हो गया। इसका कंडीशन है कि क्वेश्चन नंबर 15 में यह दिया है कि k का वैल्यू फाइंड करो, जिसके लिए इसका कंडीशन है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। मींस फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। मींस इसका कंडीशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देखो प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने देखा कि k एक मिसिंग है एक जगह पे, यहाँ तीनों जगह पे मिसिंग है, और जाहिर सी बात है कि आपके कंडीशंस जो दिए गए हैं कौन सा, इनफाइनाइटली, मींस फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्या है कंडीशन कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 और इक्वल है C1/C2 के। तो तीनों ही जगह पे क्या आएंगे। जाहिर सी बात है कि बनने वाला है क्वेश्चन थोड़ा लंबा, आप ध्यान से देखना बड़े। पहले तो वैल्यू को प्लेस कर दो। A1/A2 मीन्स 2/k-1 2/k-1 इक्वल है B1/B2, तो 3/k + 2 डाल दीजिए वैल्यू को, इक्वल टू -7/-3k। दोनों में माइनस यहीं पर, इसको कैंसिल कर दो। अब देखो इन दोनों को, ये तीनों इक्वल है ना, तो इन दोनों को इक्वल करोगे तो क्या आएगा, एक इक्वेशन आएगा। इन दोनों को इक्वल करोगे दूसरा इक्वेशन आएगा, और इन दोनों को इक्वल करोगे तो कौन सा, तीसरा इक्वेशन आएगा। होगा ना, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड थर्ड और फर्स्ट थर्ड, तीन इक्वेशन आएंगे। और आप कहेंगे कि एक को सोल्व कर लिया और आंसर आ गया, या जो भी आया एक्सेप्टेड है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तीन कंडीशन है, तीनों को सोल्व करेंगे। पहला कंडीशन को सोल्व करते हैं, देख लो क्या, 2/k-1 इक्वल टू 3/k + 2। पहले इसको सोल्व करिए, देख लो 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे या इसको भी करो, बिगर वैल्यू को हमेशा लेफ्ट में रखिए, इजी रहेगा। तो यह आएगा 3k-3 इक्वल टू 2k + 4 होगा, देख लो। और इस तरह से क्या होगा, 3k - 2k इक्वल टू 4, माइनस जाएगा तो +3 मीन्स 3 - 2 तो 1k मीन्स k इक्वल टू क्या आया, 7 आया। k इक्वल टू 7 हो गया। यहीं पर आंसर लिख के छोड़ना नहीं है। सेकेंड कंडीशन हमारा है, देखो फर्स्ट और सेकेंड को किया है, अब सेकेंड थर्ड को करेंगे। सेकेंड थर्ड मीन्स नाउ 3/k + 2 इक्वल टू 7/7 कितना, 3k।
इसमें भी 3 3 जा 9 और 7 1 जा 7 होगा। बिगर वैल्यू को हमेशा लेफ्ट में रखिए, तो यह आएगा 9k इक्वल टू 7 से दोनों को मल्टीप्लाई करो, आएगा 7k प्लस 14, और यह आया 9k माइनस 7k, ओके 14, 9k माइनस 7, यह आया 2k इक्वल टू 14, मीन्स k का वैल्यू कितना 14/2 आया 7। यहां पर भी आंसर नहीं लिखना है, दोनों में कॉमन आया। थर्ड कंडीशन हमारा कौन सा होगा, और फर्स्ट और थर्ड का जो कंडीशन आएगा, इक्वेशन आएगा थर्ड, और इससे भी हम सोल्व करेंगे और इसका वैल्यू को निकालेंगे। ऐसे आप देख लो 7 जब आ रहा है दोनों में, 7 डाल के चेक करोगे तो वो आना चाहिए। के जगह पर अगर यहाँ 7 डाले, 7 माइनस 1 6 होगा, तो 2/6 क्या आएगा 1/3 आया। याद रखना 1/3, आप ओरली भी निकाल सकते हो। फिर यहाँ 7 डालना है तो 7 प्लस 2 9 आएगा, 3/9, 3/9 ये भी 1/3 आएगा। और यहाँ भी अगर हम डालेंगे 7 तो 7/7 कट जाएगा, माइनस में कट के 1/3 बचेगा, यानी कि 7 हमारा वैल्यू क्या है, सही है। सही है, उसके बावजूद भी हमको तीनों ही कंडीशन में सोल्व करना है, आप किसी को छोड़ नहीं सकते हो। तो आप थर्ड के लिए मीन्स इन दोनों के लिए सोल्व कर सकते हो। आप तब तक नोट कर लो। देखो आगे हमारा थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन है इन दोनों का कितना है, देखिए 2/k माइनस 1 इक्वल टू 7 कितना 3k, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो उसी तरह से, 3 2 जा 6 7, इसको करो पहले, इजी रहेगा। 7k माइनस 7 इक्वल टू 6k, और 7k माइनस 6k इक्वल टू 7, क्या आएगा, k का वैल्यू आया 7। तो तीनों में कॉमन आ रहा है, फर्स्ट केस में भी 7 है, सेकेंड केस में भी 7 है, और थर्ड केस में भी 7 है। और 7 का वैल्यू जैसे हमने इक्वेशन में डालकर देखा तो सब में रेशियो कितना 1/3 आ रहा था, मीन्स कि 7 हमारा हिट है, और यही हमारा आंसर रिक्वायर्ड है। लिखेंगे हेंस व्हाट k इक्वल टू 7। अब आप प्राउडली लिख सकते हो व्हाट आवर लास्ट टॉपिक इज होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। देखो लिखा होगा तो आप वहां पे थोड़ा कंफ्यूज होते हो। होमोजेनस क्या होता है, होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस का ही पार्ट है, और यह कब होगा, जब किसी लीनियर इक्वेशन का कांस्टेंट पार्ट 0 हो जाएगा। आप लिख सकते हो कि ए लीनियर इक्वेशन said to be homogeneous, okay, said to be homogeneous if its constant part is what, 0। उसका कांस्टेंट पार्ट अगर 0 हो जाएगा तो कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन या सिंगल इक्वेशन क्या कहलाएगा, होमोजेनस कहलाएगा। और देखिए तो कांस्टेंट पार्ट 0 यानी कि यही ना होगा, a1x प्लस b1y इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। देखो दोनों में कांस्टेंट पार्ट है ही नहीं, तो यह इस तरह का जो आएगा वह क्या होगा, होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा। आप लिख लो 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, 5x माइनस 7y इक्वल टू 0। क्या है ये एग्जाम्पल है हमारे होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के, लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स के इस तरह से होते हैं। देखो होमोजेनस का सबसे बड़ी खासियत है कि यह कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं होगा, मीन्स हमेशा इसके कुछ न कुछ सॉल्यूशन होंगे, चाहे यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर यूनिक और इनफाइनाइट नहीं करेंगे, यहाँ पर 2 टाइप का इसका सॉल्यूशन आएगा। फर्स्ट आएगा क्या, जीरो सॉल्यूशन,
जीरो सॉल्यूशन कब होगा? जब x का वैल्यू भी जीरो आएगा और y का वैल्यू भी जीरो। जीरो सॉल्यूशन का ही ना मतलब हुआ कि x और y दोनों जीरो है तो इसका जीरो सॉल्यूशन है। और यह क्या होगा? तो जो यूनिक वाला केस है ये होगा कब? जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 के। तो जीरो सॉल्यूशन मीन्स x y दोनों जीरो और उसके कंडीशन होंगे यूनिक वाले, मीन्स दोनों का रेशियो इक्वल नहीं होगा। और सेकेंड होगा क्या? नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन में मीन्स x और y का वैल्यू अदर देन जीरो आएगा, यानी कोई रियल वैल्यू जाएगा। तो रियल वैल्यू जाने के लिए क्या होंगे? मीन्स x का भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा और y का भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा अदर देन जीरो। नॉन जीरो मीन्स आप लिख सकते हो कि x नॉट इक्वल टू जीरो और y भी नॉट इक्वल टू जीरो। और इसका कंडीशन होगा क्या? a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2। यही है क्या? होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। कोई भी लीनियर इक्वेशन होमोजेनस कहलाएगा कब? जब उसका कांस्टेंट पार्ट क्या होगा? जीरो होगा, JDRO होगा, तब वह कहलाएगा होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। आई होप आज की क्लास में आप समझे होंगे सारी बातों को और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।